गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं रीना महला आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अन अकेडमी लगातार प्रयास करता है आपकी यूपीएससी सीएससी की जर्नी को आसान बनाने के लिए। इसके लिए इन सभी बेस्ट एजुकेटर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया गया है अन अकेडमी के द्वारा। मैं हूँ रीना महला। दोस्तों, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। राइट नाउ आई एम परसिंग एमए इन इकोनॉमिक्स। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, अरिहंत पब्लिकेशन के अंदर एडिटर के रूप में काम किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम किया है। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। जिस भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको मेरी क्लास के लिंक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। याद रखिएगा, अन अकेडमी जो है लगातार प्रयास करता है आपकी यूपीएससी सीएससी की जर्नी को आसान बनाने के लिए। और इस नए साल में, नए वर्ष में आप सभी के लिए अन अकेडमी लेके आया है। अगर आप आज से यानी कि 1 जनवरी से लेके 3 जनवरी तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अन अकेडमी आप लोगों को 22% जो है डिस्काउंट देने वाला है। ठीक है, सो सभी को अन अकेडमी की तरफ से विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो नए साल के इस उपलक्ष्य में अन अकेडमी आप लोगों के लिए एक स्पेशल उपहार, एक गिफ्ट लेके आया है, जिसमें अगर आप 1 से लेके 3 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अन अकेडमी आप लोगों को 22% का डिस्काउंट देने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे रेफरल कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे एम रीना 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करने पे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं। सो अन अकेडमी जो है आप लोगों को के लिए कॉम्बैट का भी आयोजन करता है। हर संडे को अन अकेडमी सुबह 11 बजे एक टेस्ट आयोजित करता है। इस टेस्ट में 56 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट का टाइम होता है। और इस टाइम पीरियड के दौरान बेसिकली आप जो है अपने कंपटीशन के सामने खुद को एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ लाइक कर रहे हो। ठीक है, सो बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे यूपीएससी के सिलेबस के ओरिएंटेड होते हैं और हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ये क्वेश्चन जो है ये तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। उसके अलावा जो भी टॉप 500 रैंक होल्डर्स होंगे उन्हें अन अकेडमी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगा। 4 करोड़ का पूल है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप खुद को एनरोल करवाते हैं तो रेफरल कोड यूज कीजिएगा। टेस्ट में एनरोल करवाने के लिए रेफरल कोड इस्तेमाल कीजिए एम रीना 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए। अन अकेडमी आप लोगों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कोर्स भी प्रोवाइड करता है, जहां पे लाइव मेंटरशिप आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। स्टडी प्लानर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपके जो आंसर्स होंगे उनका बेसिकली प्रॉपर वे से एनालाइज करने के बाद, इवेल्युएट करने के बाद आपको पर्सनलाइज फीडबैक प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा अन अकेडमी आप लोगों को लोन की सुविधा भी देता है, जहां पे 0% इंटरेस्ट रेट, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, फ्लेक्सिबल टेन्योर, कोई भी मिनिमल पेपर वर्क जो है आप लोगों से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अपनी फीस के रूप में 4300 के आसपास फी पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे एम रीना 10 रेफरल कोड यूज करने पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड देन आपको फी पे करनी होगी 3800 के आसपास। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी 6200 के आसपास अब आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड देन फी पे कर सकते हैं 5500 के आसपास। सेम वे से अन अकेडमी जो है आप लोगों को ऑप्शनल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे भी आप 2200 के आसपास फी पे कर सकते हैं अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो यहाँ रेफरल कोड इस्तेमाल करने पे एम रीना 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड देन आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी 2000 की पर मंथ के बेसिस पे। ये थी कुछ जानकारी हमारे सब्सक्रिप्शन से संबंधित। ये कुछ फैसिलिटी अन अकेडमी आप लोगों को प्रोवाइड करता है। ऑप्शनल और जीएस की फैसिलिटी, सब्सक्रिप्शन कोर्सेज अवेलेबल है। और अभी फर्स्ट 3 डेज जो है 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी को अन अकेडमी जो है 22% आप लोगों को डिस्काउंट देने वाला है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप रेफरल कोड का भी इस्तेमाल कीजिए ताकि एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को मिले। एम रीना 10 MREENA10 जो है रेफरल कोड है, इसका इस्तेमाल कीजिए। बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक है हमारा आज का सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे संविधान के क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं। ठीक है, सो बेसिकली सैलिएंट फीचर की अगर हम बात करते हैं
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कंटेंट जो बेसिकली यहाँ पे ये यूनिक है, ठीक है। दो हमने ये जो संविधान है ये वेरियस कंट्री से बोरो किया है, अलग अलग देशों से बोरो किया गया है ये संविधान, ठीक है। बट यहाँ पे कंटेंट और स्पिरिट में जैसे ये भारत के लिए यूटिलाइज होता है, यहाँ पे इसका ये बेसिकली यूटिलाइजेशन कंटेंट और स्पिरिट के बेसिस पे अन्य कॉन्स्टिट्यूशन से, अदर कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इसको अलग बनाता है, ठीक है। इट शुड बी नोटेड एट द आउटसेट दैट अ नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव अंडरगोन अ सब्सटैंशियल चेंज, ठीक है। अगर हम बात करें जिस समय पे हमारा संविधान बनाया गया था, हमारे संविधान के अडॉप्ट करने के बाद टिल नाउ वेरियस चेंजेस जो है हमारे संविधान के अंदर किए जा चुके हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे काफी सारे चेंजेस जो है हमारे संविधान में अब तक हो चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे काफी अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे संविधान के अंदर। 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट और 101 अमेंडमेंट जो है अब तक हमारे संविधान के अंदर हो चुका है। उसके अलावा एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का ये अमेंडमेंट है। भारत के अंदर जब इमरजेंसी थी उस समय पे ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो उस समय पे बेसिकली इस अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस पार्ट्स को चेंज किया गया था, बहुत सारी अमेंडमेंट की गई थी, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। सो याद रखिएगा, ओरिजिनल फॉर्म से अब तक हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए जा चुके हैं, ठीक है। सो बहुत सारे चेंजेस किए जा चुके हैं, बहुत सारी अमेंडमेंट हो चुकी है, ठीक है। सो केशवानंद भारती केस में 1973 के अंदर कहा गया कि देखो ये जो बार बार इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, अमेंडमेंट जो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो क्या ये पार्लियामेंट की पावर एब्सोल्यूट है? तो पहला पॉइंट यही कहा गया कि पार्लियामेंट की ये जो पावर है, आर्टिकल 368 को जो यूज करके यहाँ पे अमेंड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली ये लिमिटेड पावर है, ठीक है। ये तब तक अमेंड कर सकती है हमारे संविधान को जब तक ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करे, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना है, तब तक यहाँ पे बेसिकली संविधान को अमेंड किया जा सकता है, जब तक ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट ना करे, ठीक है। सो ये है बेसिकली हमारे भारत का संविधान। इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स भी है, ठीक है। सो सैलिएंट फीचर्स भी है बेसिकली यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी भी अन्य कंट्री की अगर हम बात करते हैं, तो इन सभी में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लेंथी क्यों है? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर मैक्सिमम चीजें अनरिटन होती है, पर भारत के इस संविधान के अंदर क्या है, भारत के अंदर के इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे के सारे प्रोविजन जो है वो मेंशन किए गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इलेबोरेट फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बहुत सारी चीजों को मेंशन किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेजेंटली यहाँ पे 2019 के अकॉर्डिंग हमारे संविधान के अंदर 470 आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं और 15 शेड्यूल हैं, ठीक है। बेसिकली अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने पार्ट हैं? 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं और 470 आर्टिकल हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे, और जब हमारा संविधान बनाया गया था, ठीक है, उस समय पे कितने आर्टिकल थे? उस समय पे बेसिकली हमारे पास 395 आर्टिकल थे, ठीक है। 395 हमारे पास आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 22 पार्ट थे जो आज के समय में 25 है और 8 शेड्यूल थे जो आज के समय पे 8 शेड्यूल है, ठीक है। सो बेसिकली ये इतना बड़ा साइज होने का रीजन क्या है? देखो, एक तो मैक्सिमम चीज यहाँ पे इलेबोरेट फॉर्म में लिखी गई है, दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारी कंट्री बहुत वास्ट है, डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। इन सभी को बेसिकली गवर्न करने के लिए हमारे पास एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें मैक्सिमम चीजें बेसिकली एक्सप्लिसिटली लिखी गई है। दूसरा कारण इसका बल्कि होने का, लेंथी होने का ये है कि हिस्टोरिकल फैक्टर है, क्योंकि हमारा जो संविधान है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्फ्लुएंस्ड है। मैक्सिमम चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इसके अंदर मेंशन की गई है, ठीक है। ये भी एक कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑलरेडी बहुत लंबा था, बहुत बल्कि था, एंड देन मैक्सिमम चीजें इससे इन्फ्लुएंस्ड है, इसीलिए भी बेसिकली यहाँ पे हमारे संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली ये लेंथी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेंटर और स्टेट की, तो
अगर सेंटर और स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो सभी के लिए हमारे पास एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम सेंटर को गवर्न, सेंटर के द्वारा हमें गवर्न किया जाता है, और राज्यों के लिए भी कोई अलग से संविधान नहीं बनाया गया है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे बेसिकली स्टेट कैसे अपने लोगों को गवर्न करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कैसे गवर्न करेंगी, वो सारे के सारे प्रोविजन जो है यहाँ पे इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लेंथी, संविधान के लेंथी होने का कारण ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे लॉयर्स से लीगल ल्यूमिनरीज थे, जिसकी वजह से ये जो लैंग्वेज है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, एंड मैक्सिमम जो चीजें यहाँ पे इलेबोरेट फॉर्म में लिखी गई है, इसी वजह से यहाँ पे काफी लेंथी ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, ठीक है। सो लीगल ल्यूमिनरीज की वजह से ही लैंग्वेज यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लिकेट हुई, और लेंथ भी इन्हीं की वजह से ये बढ़ी है, ऐसा यहाँ पे कहना है, ठीक है। सो बेसिकली जो लॉयर्स थे, मैक्सिमम लॉयर्स इसमें थे, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैक्सिमम लॉयर थे, इसकी वजह से भी यहाँ पे हमारा संविधान लेंथी है, ठीक है। So constitution contain not only the fundamental principle of governance but also the detailed administrative provision, ठीक है। So basically यहाँ पे क्या है कि हमारे पास केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल ही नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। हमारे संविधान में केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल ही नहीं लिखे गए हैं, यहाँ पे डिटेल में हर प्रोविजन को लिखा गया है, हर प्रोविजन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। इस वजह से भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथी है, ठीक है। देन ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, ठीक है। सो अगर हम बात करें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत सारे सोर्सेज से ड्रॉ किया गया है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने संविधान के निर्माण से पहले बहुत सारी कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको रेफर किया था। लगभग 60 देश ऐसे थे जिनके संविधान को पढ़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के द्वारा, उसके बाद जो है हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है। सो बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज से, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे वेरियस प्रोविजन जो है वो बोरो किए गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने बहुत सारे प्रोविजन जो है वो बोरो किए हैं बहुत सारी कंट्रीज से, ठीक है। स्पेसिफिक तौर पे अगर हम बात करें बहुत सारी अदर कंट्रीज से हमने बोरो किया है, और साथ ही साथ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के भी बहुत सारे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए हैं, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा ये तो चीज समझ आ गई कि हमने मैक्सिमम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, बहुत सारे बोरो किए हैं हमने प्रोविजन, ठीक है। एंड कुछ हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजन भी इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने पूरी दुनिया से बेसिकली इसको बोरो किया है, ठीक है। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्राउडली acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the non-constitution of the world, ठीक है। सो बेसिकली दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया गया है, देन उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे जो प्रोविजन जो हमारे लिए सुटेबल थे उनको हमने अपने संविधान के अंदर मेंशन किया है, उनको बोरो किया है अदर कंट्रीज से, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू द लार्ज एक्सटेंट डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट की संविधान की, तो मैक्सिमम पार्ट जो है यहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 के प्रोविजन से, वहां से इसका लार्जर पार्ट डिराइव किया गया है, ठीक है। सो बेसिकली हमने अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजन लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बोरो किया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिलोसफिकल पार्ट की, अगर हमारा फिलोसफिकल पार्ट की बात करते हैं, फिलोसफिकल पार्ट मतलब हमारे फंडामेंटल राइट और हमारे डीपीएसपी, ठीक है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी बेसिकली हमने अमेरिकन संविधान से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। सो फिलोसफिकल पार्ट हमने डिराइव किया है अमेरिका से और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। पॉलिटिकल पार्ट की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्ट जो है हमारे संविधान का, ये हमने कहां से लिया है, बेसिकली हमने लार्जली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको डिराइव किया है, ठीक है। सो पॉलिटिकल पार्ट का मतलब है कि हमारी जो कैबिनेट गवर्नमेंट है, ठीक है, सो द प्रिंसिपल ऑफ द कैबिनेट गवर्नमेंट और जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का संबंध है, रिलेशन है, वो कैसा होगा, ये हमने कहां से ड्रॉ किया है, ये बेसिकली हम इंस्पायर्ड है हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ड्रॉ किया है कि हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का रिलेशन कैसे होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो इससे हमने
मेजरली मटेरियल सोर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, कहाँ से प्रेरित है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। भले ही फेडरल स्कीम की बात करें, जुडिशियल प्रोविजन, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर, पब्लिक सर्विस कमीशन, और मोस्टली जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है वो सारी की सारी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। ठीक है, सो 50% से ज्यादा प्रोविजन अगर हम बात करें तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्लोजली एसोसिएटेड है हमारा संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। ठीक है, उसके अलावा कुछ अन्य प्रोविजन हमने कनाडा से भी लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी लिए हैं, जर्मनी से भी लिए हैं, यूएसएसआर से भी लिए हैं, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान। हमने मोस्टली सभी सभी जो दुनिया के जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सभी से जो जो चीजें हमारे लिए सुटेबल थी, जो जो चीजें हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंडीशंस के लिए सुटेबल थी, वो सारी की सारी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन कर दी थी। ठीक है, देन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दूसरा फीचर है हमारा। नेक्स्ट फीचर है हमारा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली ये मिक्सचर है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, सो यहाँ पे कहा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो बहुत ज्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बट ये मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है भाई? देखो, रिजिडिटी का मतलब होता है कि हम इजीली अपने संविधान को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए हमें स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत होती है और एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी, तभी हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि भाई तुम अपने संविधान के अंदर अगर कोई चेंज करने चाहो, अगर तुम इसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हो तो आप इजीली इसके अंदर चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉ के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसी आधार पर यहाँ पे बेसिकली आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर पाओ, तो उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के जितना रिजिड है और ना ही बेसिकली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के जितना फ्लेक्सिबल है। ठीक है, सो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दोनों का एक मिक्सचर है, दोनों का एक ब्लेंड है, ना ही बहुत ज्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, दोनों का एक सिंथेसिस है। ठीक है, सो आर्टिकल 368 के माध्यम से हम अपने संविधान को अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे अमेंड कर सकते हैं? देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजन मेंशन किए गए हैं जिनको हम स्पेशल मेजोरिटी के साथ चेंज कर सकते हैं, जिनको हमें चेंज करने के लिए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के अगर होगी तभी हम यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस जो है यहाँ पे चाहिए होती है कुछ स्पेशल प्रोविजन को अमेंड करने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली दर्शाता है यहाँ पे हम इजीली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोविजन ऐसा कहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविजन भी है हमारे संविधान के अंदर जिनको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी के साथ चेंज कर सकते हैं। पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी भी अगर हमारे पास होगी तो भी हम उनको चेंज कर पाएंगे, केवल वहां पे हमें चाहिए 50% जो स्टेट है वो बेसिकली उनको रेटिफाई कर दे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई फेडरल प्रिंसिपल के अंदर, फेडरल प्रोविजन के अंदर हम चेंज कर रहे हैं तो हम उसको सिंपल मेजोरिटी के साथ, बेसिकली स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसको अमेंड कर सकते हैं, जहां पे हमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जहां पे हमें 50% राज्यों से रेटिफिकेशन की जरूरत है। तीसरा जो प्रकार होता है वो बेसिकली हम अपने संविधान को, देखो, हम अपने संविधान को सिंपल तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम एक ऑर्डिनरी लॉ के अंदर चेंजेस करते हैं ऐसे ही बेसिकली हम यहाँ पे अपने संविधान को भी चेंज कर सकते हैं विद द सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, विद द सिंपल मेजोरिटी भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, पर ये जो चेंज होगा ये अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। अमेंडमेंट डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। ये जो सिंपल मेजोरिटी से हम चेंज कर रहे हैं ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा जो हमारे संविधान के अंदर हम चेंज कर रहे हैं, इसको हम अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं कहेंगे। ठीक है, वापस से समझते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ब्लेंड है, एक मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, और रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर क्यों कहा है? क्योंकि कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनको चेंज करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी वहां पे चाहिए, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, साथ ही साथ यहाँ पे टोटल मेंबरशिप की भी मेजोरिटी
मेजोरिटी हमें चाहिए होती है अगर हमें कुछ स्पेशल प्रोविजन को अमेंड करना है। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोविजन भी है जहां पे हमें स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की चाहिए, साथ में हमें राज्यों के 50% ऑफ द स्टेट जो है अपनी रेटिफिकेशन देंगे, तभी हम संविधान को अमेंड करते हैं। एंड ये किस चीज में पॉसिबल है, बेसिकली अगर कोई प्रोविजन फेडरल प्रोविजन है, बेसिकली स्टेट्स की कंडीशन को चेंज करता है, तो उस केस में राज्यों से 50% स्टेट से रेटिफिकेशन मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो संविधान है ना ही बहुत ज्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज्यादा लचीला है, फ्लेक्सिबल है, इसीलिए दोनों का एक मिक्सचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है हमारा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें फेडरल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं और यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारा क्वासी फेडरल सिस्टम है। ठीक है, क्वासी फेडरल सिस्टम है भारत के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर क्वासी फेडरल सिस्टम है जिसमें फेडरल फीचर भी देखने को मिलते हैं और यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करें, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, ये बेसिकली कौन कौन से फीचर है, हमारे पास दो गवर्नमेंट होती है, सेंटर के अंदर एक गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट स्टेट के अंदर है, दोनों के पास अलग अलग पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे यूनियन लिस्ट के ऊपर लॉ बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाती है। सो बेसिकली यहाँ पे पावर्स को डिवाइड किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी हमारे फेडरल फीचर का फेडरल फीचर है हमारा। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे संविधान की को सर्वोपरि माना गया है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी चीज हमारे संविधान के अंदर लिखी गई है वो उसी के अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है आप उसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी और बाइकैमरलिज्म भी हमारे फेडरल फीचर्स हैं। ठीक है, फेडरल फीचर्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है भारत के अंदर। ठीक है, सो ये भी हमारा बेसिकली फेडरल फीचर को शो करता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हमारे पास बहुत हमारे संविधान के अंदर कुछ यूनिटरी फीचर्स भी मेंशन किए गए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे देखो जहां भी डिवीजन ऑफ पावर होती है, जहां पे भी सेपरेशन होता है, विभाजन होता है पावर्स का, उनको हम फेडरल फीचर कहते हैं। ठीक है, और जहां पे बेसिकली सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया हो, राज्यों को सबऑर्डिनेट के रूप में बनाया गया हो, ऐसे फीचर्स को हम यहाँ पे यूनिटरी कहते हैं। ठीक है, सो भारत के अंदर भी क्या किया गया है, भारत के अंदर सेंटर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है एज कंपेयर टू स्टेट। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे राज्यों को कमजोर बनाया गया है सेंटर के मुकाबले। ठीक है, सेंटर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू स्टेट। साथ ही साथ हमारे पास एक सिंगल स्टेट है, हमारे भारत की ही यहाँ पे सिटीजनशिप है, किसी भी राज्य की, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की अलग से कोई सिटीजनशिप नहीं है, सभी राज्यों को एक ही सिंगल सिटीजनशिप है, वो है भारत की नागरिकता। ठीक है, सो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ठीक है, सो एक ही संविधान है स्टेट और सेंटर को गवर्न करने के लिए। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, साथ ही साथ हमारी फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली पार्लियामेंट जो है यहाँ पे हमारे वेरियस प्रोविजन को चेंज कर सकता है। ठीक है, कैसे, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, उसके अलावा हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, बेसिकली अपेक्स कोर्ट है हमारी सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर हमारे पास हायरार्की है, यहाँ पे स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होती है, फिर हमारे पास लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एंड फर्दर यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट है। ठीक है, सो बेसिकली हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होती है। ठीक है, सो बेसिकली ये भी क्या, ये है हमारा संविधान का इंटीग्रेटेड जुडिशरी यानी कि हमारा यूनिटरी फीचर। उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर। ठीक है, ये भी क्या है, यूनिटरी फीचर। ऑल इंडिया सर्विसेज, यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूटमेंट की जाती है और सर्विसेज कहाँ दी जाती है, राज्यों के अंदर। इमरजेंसी प्रोविजन बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत के अंदर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ पे पूरा देश जो है बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे सेंटर और स्टेट के जो सब्जेक्ट है सभी पे सेंटर गवर्नमेंट लॉ बनाती है। ठीक है, सो बेसिकली स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट पे लॉ किसके द्वारा बनाया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है अगर भारत के अंदर अगर इमरजेंसी प्रोविजन है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 1 की। ठीक है, आर्टिकल 1 के अंदर क्या कहा गया, आर्टिकल 1 के अंदर कहा गया है कि भारत जो है यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है,
यूनियन ऑफ स्टेट जो है कहा गया है, यहाँ पे फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है, फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट है। हमारे जो स्टेट है, हमारे जो राज्य है, ये किसी एग्रीमेंट के तहत शामिल नहीं हुए हमारे यूनियन में, और साथ ही साथ हमारी जो स्टेट है उनके पास पावर नहीं है कि वो खुद को इस यूनियन से अलग कर ले, ठीक है। सो हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से हमारे जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसको विभाजित की है वेरियस अदर रीजन की वजह से, ना कि किसी एग्रीमेंट के द्वारा यहाँ पे राज्यों को शामिल किया गया है इस यूनियन के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो सिस्टम है वो क्वासी फेडरल सिस्टम है, और भारत जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरल है, ठीक है, ना कि फेडरेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। फेडरेशन वर्ड जो है हमारे संविधान के अंदर कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भारत के अंदर जो है, बेसिकली भारत ने ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से अडॉप्ट की गई है, ठीक है। सो बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। सो बेसिकली भारत ने ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, ना कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम से, ठीक है। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूज किया जाता, बेसिकली प्रेसिडेंशियल सिस्टम है गवर्नेंस के लिए, और ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को बेसिकली अडॉप्ट किया है, ठीक है। सो बेसिकली भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। सो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है ये किस पे आधारित होता है, ये कोऑपरेशन पे आधारित है, ये कोऑर्डिनेशन पे आधारित है, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारी लेजिस्लेटिव है और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, ठीक है। सो बेसिकली लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन क्या करती है, ये बेसिकली एक दूसरे का सहयोग करती है, कोऑपरेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आधारित होता है सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर काम करता है, जहां पे पावर्स को डिवाइड किया होता है, ठीक है, डॉक्ट्रिन सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड होता है। बट भारत के अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम यूज किया इंप्लीमेंट किया गया है वो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन पे आधारित है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से फीचर है हमारे पास, बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से फीचर हैं, देखो यहाँ पे नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है, नॉमिनल हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। नॉमिनल हेड हम किसको कहते हैं, राष्ट्रपति को कहते हैं, और रियल हेड हमारे कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके अलावा जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है इलेक्शन के दौरान, जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वही पार्टी सरकार बनाती है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे दूसरा फीचर क्या है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि जो भी पार्टी मेजोरिटी में होगी वही रूल करेगी, ठीक है। साथ में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट काम करेगी, और जैसे ही लोकसभा से बहुमत गया सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के, ठीक है। देन मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मेंबरशिप जो है लेजिस्लेचर के अंदर वो भी हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। देन लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सो बेसिकली लीडरशिप जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे लीडिंग रोल प्ले करते हैं, जो भी कैबिनेट डिसीजन लेते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इसीलिए कई बार कहा जाता है प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इसको हम कहते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, कई बार प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, और सेम वे से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी, ठीक है, राज्यों के अंदर चीफ मिनिस्टर भी, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जब तक मेजोरिटी है तब तक यहाँ पे बेसिकली लोकसभा काम करेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे लोकसभा से मेजोरिटी गई यहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में हर 5 साल बाद भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, एंड देन नए गवर्नमेंट का चुनाव होता है, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा कुछ पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से संबंधित। और भारत ने क्या किया है, भारत ने ब्रिटेन से
बेसिकली भारत का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से इन्फ्लुएंस है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। सो हमारा जो सिस्टम है ये पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को भी शो करता है और जुडिशियल सुप्रीमेसी को भी शो करता है, ठीक है। देखो, जो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, ये किससे संबंधित है? बेसिकली ये संबंधित है हमारे ब्रिटेन के ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ठीक है। सो ब्रिटेन के अंदर भी पार्लियामेंट को सोवरेनिटी दी गई है, पार्लियामेंट को लॉ बनाने के अधिकार दिया गया है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट कहां से प्रेरित है? बेसिकली अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। सो बेसिकली प्रिंसिपल जो जुडिशियल सुप्रीमेसी का है वो कहां से प्रेरित है? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। सो भारत के अंदर क्या है? भारत के अंदर जो है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। भारत के अंदर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट भारत के अंदर इंडियन स्टाइल का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। सो बहुत सारे फीचर हमारे ब्रिटेन से हमने लिया है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट बहुत सारे फीचर्स हमारे यहाँ पे डिफरेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर क्या होता है? ब्रिटेन के अंदर जो नॉमिनल हेड होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, राजा ही होते हैं, ठीक है। बट भारत के अंदर क्या है? भारत के अंदर भी नॉमिनल हेड जो है बेसिकली चुने जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली भारत के अंदर जो रिप्रेजेंट नॉमिनल हेड होंगे वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? वो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट किए जाते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा बात यहाँ पे याद रखिएगा, जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, द स्कोप ऑफ जुडिशियल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है वो अलग है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे ही हमने जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट की, ये चीज भी हमने अमेरिका से लिया है, बट भारत के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो नैरोअर है एज कंपेयर टू यूएस। नैरोअर क्या है? भारत के अंदर जो है बेसिकली प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो किया जाता है, ठीक है। भारत के अंदर जुडिशियल रिव्यू कैसे किया जाता है? जो भी प्रोविजन हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है उसके आधार पे, जो प्रोसीजर हमारे संविधान में मेंशन किया गया है उसी के आधार पे ही जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना चाहिए वो ही यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन को यहाँ पे अगर किसी ने मान लो किसी के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन के ऊपर चार्जेस अभी फ्रेम किए गए हैं, उसको अभी क्रिमिनल घोषित नहीं किया गया, ठीक है। सो भारत के अंदर क्या होगा? भारत के अंदर इस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? इसको बेसिकली जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। बट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा कि भाई देखो अभी तो इसके अंदर सिर्फ चार्जेस ही फ्रेम हुए हैं यहाँ पे, बट अभी इसके ऊपर जो चार्जेस है वो बेसिकली यहाँ पे सिद्ध नहीं हुए हैं, ठीक है। सो अभी ये क्रिमिनल नहीं है तो अभी इसको जेल भेजना नहीं चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली जो प्रोसेस जरूरी है, जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है अमेरिका के अंदर, पर भारत के अंदर कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है? जो हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है, ठीक है। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है वो नैरोअर है भारत के अंदर, और बेसिकली अगर जुडिशियल रिव्यू की बात करें अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू की, वो वाइडर है, ठीक है। वाइडर है, वाइडर क्यों है? क्योंकि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं और ये यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अगर हम भारत की बात करते हैं, देखो भारत के अंदर क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का और जुडिशियल सुप्रीमेसी का। कैसे यहाँ पे दोनों का सिंथेसिस है? देखो पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ बनाती है, ठीक है, पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को चेंज करने की पावर रखता है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है यहाँ पे लॉ बना सकता है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को चेंज करने की पावर रखता है, ठीक है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को चेंज कर सकता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, ये जो लॉ बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ठीक है, इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। यहाँ पे अगर ये किसी भी सिचुएशन में हमारे संविधान के अगेंस्ट नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो उस केस में बेसिकली इसको नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है, ठीक है, उसको जो है
नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यही बेसिकली हमारा पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का एक सिंथेसिस है भारत के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एक सिंथेसिस है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। भारत के अंदर जो जुडिशरी है वो बेसिकली इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है। भारत में जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट लेवल पे हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हम किसको कहते हैं, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। सेम वे से यहाँ पे राज्यों के अंदर हाईएस्ट कोर्ट है क्या है, हाई कोर्ट है, बट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट आती है। सेम वे से हाई कोर्ट के नीचे यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट आती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट आएंगी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हायरार्की है यही फॉलो होती है। सबसे ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट है, देन यहाँ पे हाई कोर्ट है, फिर हमारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट आती है, ठीक है। सो बेसिकली यही जो एक दूसरे यही जो हायरार्की है इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। एक दूसरे से जुड़ी है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है भारत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सो उसके अलावा बात करें यहाँ पे सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉ एज वेल एज द स्टेट लॉ, ठीक है। अगर हम बात करें भारत के अंदर एक तो यही कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और यहाँ पे सिंगल कोर्ट क्या करती है, सेंटर के लॉ को भी एनफोर्स करती है और स्टेट के लॉ को भी इन्फोर्स करेगी, ठीक है। भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि सेंटर के लिए अलग से, सेंटर के लॉज के लिए अलग से कोर्ट बनाई गई है और स्टेट के लॉज को एनफोर्स करने के लिए अलग से कोर्ट बनाई गई है, जैसे अमेरिका के अंदर किया है, ठीक है। अमेरिका के अंदर फेडरल लॉज के लिए अलग कोर्ट होती है और स्टेट लॉज को एनफोर्स करने के लिए स्टेट जुडिशरी है। ऐसा प्रावधान भारत के अंदर नहीं है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी फेडरल कोर्ट होती है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है और बेसिकली ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का गारंटर भी है और गार्जियन है हमारे संविधान का, ठीक है। गार्जियन है हमारे संविधान का, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट। इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे संविधान का, हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट भी एंश्योर किए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा, ठीक है। सो हमारे संविधान हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी देता है, ठीक है। सो बेसिकली हमारी कुछ फ्रीडम इंश्योर की गई है, कुछ यहाँ पे लिबर्टी हमें इंश्योर की गई है। ऐसा नहीं है कि हमारी सारी सिर्फ राइट दिए गए हैं और एब्सोल्यूट राइट हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट संविधान के अंदर मेंशन किए गए हैं, नहीं। हमें कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ राइट्स दिए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, पर यहाँ पे बेसिकली कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी हमारे संविधान के द्वारा हमारे ऊपर इम्पोज की गई है। यहाँ पे एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट हमें नहीं दिए गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली हमें 6 फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 के अंदर मेंशन किए गए हैं हमारे संविधान के। पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। सो बेसिकली ये जो 6 अधिकार हैं, ये जो 6 फंडामेंटल राइट है, ये हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे जो फंडामेंटल राइट है ये हमें बेसिकली हमारी फ्रीडम को इंश्योर करते हैं, हमारी लिबर्टी को इंश्योर करते हैं, पर ना हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम दी गई है, ना ही एब्सोल्यूट लिबर्टी हमें प्रदान की गई है। बेसिकली यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है हमारी इन राइट्स, इन अधिकारों के ऊपर दिया गया है, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे स्टेट जो है कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जो यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे, ठीक है। सो बेसिकली ये स्टेट के ऊपर एक प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगाता है जो यहाँ पे हमें कुछ अधिकार देता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे एंश्योर की गई है हमारे संविधान के द्वारा, ठीक है। सो ये चीज याद रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें इमरजेंसी के टाइम पे, अगर भारत के अंदर इमरजेंसी इंपोज हो तो इमरजेंसी के समय पे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिकली ये हमसे ले लिए जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इमरजेंसी के समय पे हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं ये सस्पेंड कर दिए जाते हैं, हमसे ले लिए जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं? सो आंसर है नहीं। यहाँ पे आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है।
देन डीपीएसपी की अगर हम बात करते हैं, सो दे आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दे आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यहाँ पे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। 3 ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। सो बेसिकली जो डीपीएसपीज हैं, डीपीएसपी क्या है? एक प्रकार के गाइडलाइंस है, डायरेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो फॉलो करे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए जो प्रिंसिपल मेंशन किए गए हमारे संविधान के अंदर, ताकि हम एक वेलफेयर स्टेट बन सके, वो सारे के सारे प्रोविजन हमारे डीपीएसपी में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। सो डीपीएसपी क्या करते हैं? डीपीएसपी जो है यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंश्योर करते हैं, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है इंश्योर की जाती है डीपीएसपी के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, सो फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पे बेसिकली एनफोर्सेबल है बाय कोर्ट, ठीक है। सो ये पे जस्टिशिएबल इन नेचर है, ठीक है। सो याद रहेगा फंडामेंटल राइट जो है जस्टिशिएबल इन नेचर है। अगर किसी सिचुएशन में हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हमारे पास आर्टिकल 32 दिया हुआ है, हमारे पास रेमेडीज दी हुई है। अगर हमारा स्टेट यहाँ पे कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के द्वारा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि सर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ठीक है। सो जस्टिशिएबल इन नेचर है। बट डीपीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो डीपीएसपी जो है यहाँ पे नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, ठीक है। सो बेसिकली नॉन जस्टिशिएबल है, हम यहाँ पे बेसिकली इनको एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर ये डीपीएसपी को गवर्नमेंट डीपीएसपी को अगर फॉलो नहीं कर रही है, सारे के सारे प्रोविजंस को नहीं फॉलो कर रही है, तो हम इस आधार पे कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं। कोर्ट के द्वारा ये बेसिकली एनफोर्सेबल नहीं है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इटसेल्फ दैट दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। भारत को गवर्न करने के लिए बेसिकली ये फंडामेंटल फीचर्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। कोई भी सरकार अगर बनती है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे बेसिकली इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा ये जो प्रिंसिपल है ये एनफोर्सेबल तो नहीं है, नॉन जस्टिशिएबल तो नहीं है, बट ये एक प्रकार के मोरल ऑब्लिगेशन हो जाते हैं स्टेट के ऊपर कि आप जब भी भारत के लोगों को गवर्न करोगे तो आप इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, ठीक है। आपको इनको अप्लाई करना होगा जब भी आप भारत के लोगों के लिए कोई भी नीति निर्माण का काम कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली नीति निर्माण पॉलिसी मेकिंग में आप लोगों को ये डीपीएसपी फॉलो करने होंगे एंड देन आप लोगों को काम करना होगा इस प्रकार से कि भारत जो है एक वेलफेयर स्टेट बन सके, ठीक है। सो बेसिकली वेलफेयर स्टेट बनने के लिए डीपीएसपी जो है हमारे भाग 4 के अंदर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। सो एक और पार्ट है हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे संविधान का, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे संविधान के अंदर ऑलरेडी मेंशन नहीं थी, इनको बेसिकली इस पार्ट 4A को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया था 1976 में, ठीक है। सो यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही बेसिकली पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के अंदर ऐड की गई थी, ठीक है। एक ही आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल बेसिकली 51A, ठीक है। सो सिंगल आर्टिकल है, पार्ट 4A है, ठीक है। सो इमरजेंसी के समय पे जब इंटरनल इमरजेंसी भारत में थी 1975 से लेके 77 के बीच में, उस समय पे महसूस हुआ कि देखो हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट तो ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स तो आपको दे दिए गए हैं, पर आपके कुछ मोरल कर्तव्य भी हैं, आपकी कुछ मोरल ड्यूटीज भी बनती है, ठीक है। आपको अधिकार दिए गए हैं, साथ ही साथ आपकी कुछ इन अधिकारों के साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी इम्प्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी, बट एक्सप्लिसिटली इनको मेंशन किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 के अंदर, ठीक है। सो ओरिजिनली यहाँ पे डीपीएसपी की फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, बट यहाँ पे एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 के अंदर, ठीक है। सो एक और यहाँ पे
फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली अभी हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, सो फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली हमारे पास, जैसे बेसिकली हमें अपने जो कंट्री के अंदर जो है अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, भारत की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना है, कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली हमें अपने रिच हेरिटेज और कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, सो ये सारे के सारे प्रोविजन जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में भाग 4A के अंदर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, देन अनदर इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा सेक्युलर स्टेट। ठीक है, सेक्युलर स्टेट जो है इंपॉर्टेंट फीचर है बेसिकली। अगर हम बात करें सेक्युलर वर्ड की, ठीक है, सो बेसिकली सेक्युलर वर्ड जो है हमारे संविधान के अंदर ऑलरेडी मेंशन नहीं था। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो हमारे संविधान के अंदर सेक्युलर वर्ड जो है मेंशन नहीं था, ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ठीक है, सो हमारी प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था सेक्युलर वर्ड, ठीक है, सेक्युलर वर्ड, दूसरा वर्ड था इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी वर्ड, और तीसरा वर्ड था यहाँ पे सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट वर्ड। ठीक है, सो ये 3 वर्ड जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे संविधान के अंदर जोड़े गए थे। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही भारत का सेक्युलर स्टेट बना है? तो आंसर है नहीं। हमारे संविधान में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजन हमारे संविधान में मेंशन किए गए थे, जिससे हमारे हमारा जो देश है वो यहाँ पे सेक्युलर स्टेट बनता है। ठीक है, सो बेसिकली हमारा संविधान ऑलरेडी भारत को एक सेक्युलर स्टेट बनाता है। बहुत सारे प्रोविजन इम्प्लिसिटली ये डिफाइन करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे इस वर्ड के ऐड होने से पहले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत को एक सेक्युलर स्टेट बनाया था। इसके लिए वेरियस प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन थे। ठीक है, एक्सप्लिसिटली ये वर्ड जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, बट एक्चुअल में ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजन जो है एग्जिस्ट करते थे। जैसे प्रीएम्बल जो है सिक्योर करता है सभी सिटीजन्स को लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीव एंड वर्शिप। ठीक है, सभी के नागरिकों को आजादी है किसी भी धर्म के अंदर बिलीव करने की, विश्वास करने की, फेथ करने की, पूजा करने की। ठीक है, सो बेसिकली लिबर्टी एंश्योर करता है हमारा प्रीएम्बल, लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीव एंड वर्शिप। ठीक है, उसके अलावा हमारा स्टेट जो है आर्टिकल 14 में कहता है सभी को इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ठीक है, एंड और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, सभी व्यक्ति को, सभी पर्सन को यहाँ पे इक्वल, सभी जो है लॉ के सामने सभी बराबर है। ठीक है, आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा इस आधार पे कि उसका धर्म कुछ और है, किसी पर्टिकुलर धर्म के ग्राउंड के बेसिस पे, किसी रिलीजन के ग्राउंड के बेसिस पे किसी भी पर्सन से यहाँ पे स्टेट उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, सभी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी हुई है, सभी नागरिकों को, सभी सिटीजन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, किसी के साथ भी किसी भी आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके अलावा ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल 25 जो है हमें देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। ठीक है, सो बेसिकली आर्टिकल 25 क्या कहते हैं? सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी धर्म को प्रोपेगेट कर सकते हैं, ये उनका पर्सनल इशू है। ये यहाँ पे सभी को बेसिकली इस चीज की आजादी है कि वो जिस भी धर्म को चाहे, जिस भी मजहब को चाहे वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। आर्टिकल 25 हमें बेसिकली ये धार्मिक स्वतंत्रता देता है। ठीक है, आर्टिकल 26 क्या कहता है? एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शेल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर। ठीक है, सो बेसिकली हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को और हर सेक्शन को, ठीक है, हर सेक्शन, सोसाइटी के हर सेक्शन को ये अधिकार है कि वो अपनी विलिंगनेस से अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करे। किसी भी पर्सन के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, किसी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, जैसा चाहे
वैसे तरीके से ये अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है, ठीक है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। यहाँ पे किसी को भी कंपेल नहीं किया जाएगा, टैक्स पे करो, प्रमोशन करो, आर्टिकल 27। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट। कोई भी किसी भी प्रकार के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो राज्य के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं नहीं प्रोवाइड की जाएगी, आर्टिकल 28। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है। सभी के पास यहाँ पे समान अधिकार है। सो बेसिकली ये सारे के सारे प्रोविजन जो है हमारे संविधान के अंदर ऑलरेडी मेंशन किए गए थे, जिसके द्वारा हमारा सेक्युलर जो स्टेट है वो यहाँ पे डिफाइन होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ठीक है। सो सभी के ऊपर यहाँ पे एक सिविल कोड रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आर्टिकल 44 भी यहाँ पे दिया गया है, मेंशन किया गया हमारे डीपीएसपी के अंदर। सो ये सारे के सारे प्रोविजन जो है हमारे संविधान के अंदर ऑलरेडी मेंशन किए गए थे। इनफैक्ट सेक्युलर वर्ड तो यहाँ पे 1976 के अंदर ही जोड़ा गया है, बट यहाँ पे ये सारे के सारे जो प्रोविजन है हमारे संविधान के अंदर जो ओरिजिनली मेंशन किए गए थे, ये हमारे सेक्युलर कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा दूसरा नेक्स्ट सैलिएंट फीचर है कि हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे जो लोकसभा का चुनाव होता है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे ही चुनाव होता है, ठीक है। अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे ही चुना जाता है, ठीक है। सो भारत के अंदर जिस भी व्यक्ति की एज 18 साल और उससे ज्यादा है उसके पास वोट देने का अधिकार है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने एक बहुत ही विजनरी स्टेप लिया था, जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे डेवलप कंट्रीज ने ये जो महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, महिलाओं को राइट टू वोट जो है बहुत लेट में दिया है। पर भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत ने जब संविधान बनाया, अपना नया संविधान बनाया, उस समय पे बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को बेसिकली अपनाया। और साथ ही साथ यहाँ पे दो भारत के अंदर बहुत उस समय पे अगर हम बात करें तो भारत जो है इलिटरेट कंट्री था, मैक्सिमम लोगों के पास लिटरेसी नहीं थी, सिचुएशन बहुत वर्स थी, बट फिर भी ये विजनरी स्टेप जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का काबिल तारीफ है, ठीक है। तो भारत में जिस भी व्यक्ति की उम्र 18 साल और उससे ज्यादा है उसको वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा। केवल एक क्राइटेरिया है कि अगर आपकी एज, आप भारत के नागरिक हो, 18 साल और उससे ज्यादा की एज है, तो आपको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। और ये जो 18 साल की जो एज है इसको चेंज किया गया था 1989 के अंदर। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1988 में। उसमें बेसिकली इससे पहले जो वोट देने की उम्र थी वो 21 साल थी, इसको चेंज करके 18 साल किया गया था। 1989 में ये फोर्स में आई थी। और 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एज जो है यहाँ पे रिड्यूस की गई थी, ठीक है। सो बेसिकली देखो, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है यहाँ पे हमें एक बेसिकली यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। यहाँ पे आम आदमी को एक प्रेस्टीज देता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, और सभी को एक इक्वालिटी देता है, ठीक है। सभी को इक्वालिटी देता है कि जिसकी भी उम्र 18 साल से ज्यादा है उसको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। सो जितने भी माइनॉरिटीज हैं, जितने भी यहाँ पे बेसिकली डिप्रेस्ड वर्ग है, उन सभी को यहाँ पे एक सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। सो सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है यहाँ पे, सभी को एक स्पेशली वीकर सेक्शन को यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ठीक है। सभी के यहाँ पे अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना कि यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट इंश्योर की गई है, डिग्निटी इंश्योर की गई है, ठीक है। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है हमारे संविधान का एक फीचर है। उसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप की अगर हम बात करें, सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे इंश्योर की गई है। भारत के जो स्टेट है, ठीक है, सो यहाँ पे किसी भी राज्य की अलग से कोई सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप है, वो है भारत की, ठीक है। सो दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड एनविसेजेस ड्यूअल पॉलिटी। सो यहाँ पे सेंटर के अंदर एक सरकार होती है, एक यहाँ पे राज्य को चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। दो यहाँ पे ड्यूअल पॉलिटी को फॉलो किया जाता है, पर सिटीजनशिप हमारी सिंगल ही है। भारत की नागरिकता ही हर नागरिक को बेसिकली प्रोवाइड की गई है, ठीक है। भारत के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे कोई भी व्यक्ति रहता हो, उसकी सिटीजनशिप कौन सी होगी? उसकी सिटीजनशिप होगी भारत की नागरिकता, ठीक है। सो भारत की नागरिकता होगी, इंडियन सिटीजनशिप उसके पास होगी।
भले ही वो भारत के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, कोई भी सिविल राइट उसका हो, पर उसकी नागरिकता सेम होगी। ठीक है, नागरिकता भारत की रहेगी। इसके संदर्भ में किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, देन है इंडिपेंडेंट बॉडीज। कुछ यहाँ पे बेसिकली हमारे संविधान के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई है? बेसिकली यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने नॉट ओनली प्रोवाइड द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज, ताकि ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन। भारत के अंदर अगर हमें फ्री फेयर इलेक्शन करवाने हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी छेड़छाड़ के, यहाँ पे भारत में चुनाव करवाने के लिए, डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया गया है, जो यहाँ पे हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव करवाता है, पार्लियामेंट के चुनाव कंडक्ट करवाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव कंडक्ट करवाता है। सो भारत के अंदर फ्री फेयर इलेक्शन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, सेम वे से भारत के अंदर एक सीएजी का भी ऑफिस है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये भारत के लोगों का, ये जो पब्लिक पर्स है ना, इसको सुरक्षा प्रदान करता है, इसको गार्जियनशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो यहाँ पे भारत के लोगों का ये जो पैसा है, जो पब्लिक फंड, जो पब्लिक मनी है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसको अकाउंटेबल तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से बेसिकली इस्तेमाल किया जाए। ये कौन इंश्योर करते हैं? सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये काम क्या करते हैं? ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट है उनको ऑडिट करने का काम करता है। ठीक है, सो पब्लिक पर्स को एक गार्जियन की जरूरत होती है। पब्लिक पैसे को कैसे यहाँ पे सेफगार्ड प्रदान की जाए, यहाँ पे ये काम किसका रहता है? ये सीएजी का काम होता है। ये सेंटर और स्टेट के अकाउंट को ऑडिट करता है। ठीक है, उसके अलावा बेसिकली एंड कमेंट ऑन द लीगैलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार यहाँ पे आपके पैसे को कैसे खर्च कर रहा है, बेसिकली जिस चीज के लिए पैसा एलोकेट किया गया है, क्या सरकार उसको उसी पे खर्च कर रहा है, वो कितना एफिशिएंटली उसको खर्च कर रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रावधान बेसिकली सीएजी के द्वारा ऑडिट किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यूपीएससी भी यहाँ पे बनाया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है, ताकि भारत के अंदर जो रिक्रूटमेंट होता है ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर, और जितनी भी हायर सेंट्रल सर्विसेज होती है उनके अंदर जो रिक्रूटमेंट होता है वो बेसिकली फेयर हो। ठीक है, सो यहाँ पे फेयर रिक्रूटमेंट के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द ऑल इंडिया सर्विसेज एंड हायर सेंट्रल सर्विसेज एंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी मैटर होता है तो उस केस में भी यूपीएससी क्या करता है? यूपीएससी जो है अपनी सलाह देता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देता है। ठीक है, सेंटर के अंदर हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और राज्य के अंदर यहाँ पे जो बेसिकली सिविल सर्विसेज होती हैं, स्टेट सर्विसेज होती हैं, वहां पे रिक्रूटमेंट के लिए राज्य के अंदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। ठीक है, सो राज्यों के अंदर यहाँ पे रिक्रूटमेंट एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है, एंड टू एडवाइज द गवर्नर ऑन डिसिप्लिनरी मैटर। ठीक है, यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स के अगेंस्ट अगर कोई भी डिसिप्लिनरी मैटर होता है, मान लो उनकी सैलरी रोक दी गई है, प्रमोशन रोक दिया, उसके अलावा कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए कह दिया गया, इस प्रकार का कोई भी डिसिप्लिनरी मैटर होता है, तो उस केस में यहाँ पे गवर्नर को एडवाइस दे सकते हैं यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, देन हमारे संविधान के अंदर कुछ इमरजेंसी प्रोविजन भी मेंशन किए गए हैं। देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन मेंशन किए गए हैं। ठीक है, और इमरजेंसी सिचुएशन में भारत का ये जो फेडरल सिस्टम है, नॉर्मल कंडीशन में भारत कैसे काम करता है? फेडरल सिस्टम के रूप में काम करता है, जिसमें पावर्स को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार से काम करता है। पर अगर भारत में किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, तो ये जो फेडरल सिस्टम है ये क्या बन जाता है? यूनिटरी सिस्टम बन जाता है। ठीक है, क्या करता है? यूनिटरी सिस्टम बन जाता है, और इस यूनिटरी सिस्टम बनते ही यहाँ पे यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसकी होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। ठीक है,
So basically यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इलेबोरेट इमरजेंसी प्रोविजन टू एनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। ठीक है, भारत के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाती है, इमरजेंसी अगर आ जाती है, तो राष्ट्रपति को इस सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पावर दी गई है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को यहाँ पे सेफगार्ड प्रदान करने के लिए ही ये प्रोविजन हमारे संविधान के अंदर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर कोई वॉर हो जाती है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है, कोई आर्म्ड रेबेलियन अगर भारत के अंदर हो जाता है, तो उस समय पे भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये प्रोविजन हमारे आर्टिकल 352 के अंदर मेंशन किए हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अगर प्रॉपर वे से काम नहीं करती है, ठीक है, यहाँ पे संविधान के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, या फिर साथ ही साथ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एडवाइस दी है, कोई डायरेक्शन दी है, उसको फॉलो करने में बेसिकली फेल हो जाती है। ठीक है, उस केस में यहाँ पे गवर्नर कह सकते हैं कि भाई स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर स्टेट के अंदर फेल हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी, या फिर हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, सेम वे से यहाँ पे एक फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी प्रावधान है। अगर भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई थ्रेट है, कोई खतरा है, या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया को कोई खतरा हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पे राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 360। ठीक है, सो ये थे हमारी कुछ इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, सो इमरजेंसी प्रोविजन थे। उसके अलावा 3 टियर गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व के जो जितने भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर यहाँ पे ड्यूअल पॉलिटी को फॉलो किया गया है। ठीक है, सो बेसिकली भारत के अंदर भी ओरिजिनली ड्यूअल पॉलिटी को ही फॉलो किया गया था, पर यहाँ पे 3rd टियर ऐड किया गया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में। ठीक है, 1992 के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। यहाँ पे ये जो 3rd टियर है, ये मैक्सिमम कंट्रीज में जो है नहीं होता है। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर केवल 2 टियर पॉलिटी ही होती है, ड्यूअल पॉलिटी को ही फॉलो किया जाता है, पर भारत के अंदर 3 टियर गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई है। ठीक है, सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। जब ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उस समय पे हमारे संविधान के अंदर एक नया पार्ट जोड़ा गया था, पार्ट 9, और साथ में एक नया शेड्यूल भी जोड़ा गया, शेड्यूल 11। ठीक है, सेम वे से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा म्यूनिसिपैलिटीज जो है, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, सो पार्ट 9A जो है जोड़ा गया, और साथ में एक नया शेड्यूल जोड़ा गया, शेड्यूल 12। ठीक है, सो शेड्यूल 12 जो है यहाँ पे जोड़ा गया था। ठीक है, देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमारा एक अनदर फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा। ठीक है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। ठीक है, सो बेसिकली भारत के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे 3 चेंजेस जो हैं वो किए गए थे। ठीक है, 3 चेंजेस कहाँ कहाँ किए गए थे हमारे संविधान में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। एक तो चेंज किया गया था हमारे फंडामेंटल राइट में, दूसरा चेंज किया गया हमारे डीपीएसपी के अंदर, तीसरा चेंज किया गया हमारे यहाँ पे बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज। ये बेसिकली यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक जो नया चैप्टर यहाँ पे पार्ट 9 जो है 9B जो है, ठीक है, पार्ट 9B, ठीक है, पार्ट 9B जोड़ा गया। ठीक है, सो कहाँ कहाँ पे चेंज किया गया है, फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी के अंदर चेंज किया गया है, और एक नया पार्ट जोड़ा गया है पार्ट 9B। ठीक है, पार्ट 9 है हमारे पास, पार्ट 9 है हमारे पास पंचायत, पार्ट 9A है हमारे पास बेसिकली म्यूनिसिपैलिटी, और पार्ट 9B क्या है हमारे पास, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ठीक है,
सो बेसिकली 3 जगह चेंज किए गए थे हमारे संविधान के अंदर। फंडामेंटल राइट्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल 19 के अंदर चेंज किया गया, और यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जोड़ा गया आर्टिकल 19 में, ठीक है। डीपीएसपी में कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43B के अंदर ऐड की गई, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे डीपीएसपी जो है, इट इंक्लूडेड अ न्यू डीपीएसपी ऑन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन आर्टिकल 43B, ठीक है। सो बेसिकली तीसरा चेंज क्या है, पार्ट 9 भी जोड़ा गया हमारे संविधान में, जिसका टाइटल था द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और आर्टिकल 243 जेड से लेके 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक जो है यहाँ पे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रोविजन मेंशन किए गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ये जो पार्ट है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। सो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज भारत के अंदर एग्जिस्ट करती है वो एफिशिएंट तरीके से काम करे, डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनल, ऑटोनोमस और इकोनॉमिकली साउंड तरीके से काम करे, इसीलिए यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है प्रदान किया गया था 2011 के अंदर, ठीक है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। ये कुछ सैलिएंट फीचर थे हमारे संविधान के, मुख्य फीचर्स थे, सैलिएंट फीचर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। कुछ यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी है। पहला तो ये कि ये जो संविधान है हमारा, ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अदर कंट्रीज से बेसिकली बोरो किया है, ठीक है। सो यहाँ पे कहा गया है कि फ्रेमर्स ने इसको नेसेसरी मॉडिफिकेशन के द्वारा मॉडिफाई करके ही इसको बोरो कर लिया है, ठीक है। दूसरा कहा कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का, ठीक है। उसके अलावा क्या कहा गया, ये अन इंडियन है, एंटी इंडियन है, ठीक है। सो यहाँ पे अनदर क्रिटिसिज्म क्या है, बेसिकली इन्होंने कहा कि यहाँ पे भारत की जो ट्रू पॉलिटिकल ट्रेडिशन है और जो स्पिरिट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे शो नहीं होती है, इसलिए ये एंटी इंडिया है, और या फिर अन इंडियन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अंदर जो है क्रिटिसाइज किया गया, ये अन गांधीयन है। क्यों अन गांधीयन है, बिकॉज इसपे गांधी जी की जो फिलोसफी है और जो आइडियाज है वो इसको वो इस संविधान के अंदर फॉलो नहीं किए गए हैं। एलिफेंटाइन साइज है, बहुत बड़ा साइज है, ठीक है, इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। और स्पेशली कहा गया है कि ये जो संविधान तैयार किया गया है ये मैक्सिमम जो है लॉयर्स के द्वारा तैयार किया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें मैक्सिमम लॉयर्स थे, इसलिए यहाँ पे ये इतना लंबा संविधान बना है, इतना लेंथी संविधान बना है, और लैंग्वेज इसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। रीजन क्या है इसका, ये मेंबर्स के अंदर मैक्सिमम लॉयर्स का शामिल होना, ठीक है। सो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने सैलिएंट फीचर्स के बारे में डिस्कशन की है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रोविजन अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फ्री टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड करता है। या करंट अफेयर टेस्ट सीरीज इवनिंग में टाइम होता है, 7:30 पे टेस्ट होता है, ठीक है। स्टैटिक क्विज का आयोजन होता है सुबह मॉर्निंग में 10 बजे, दोनों में ही 15-15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट का टाइम होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा मेरी जो क्लास होती है पॉलिटी की, एमसीक्यू की क्लास रहती है 8:30 पे, स्पेशल प्लेटफॉर्म पे मेरी क्लास हो गई। अनअकैडमी की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए अपने फोन में, एंड देन 8:30 पे मेरी पॉलिटी की क्लास होती है। उसके अलावा जब भी आप कोई टेस्ट दें या कभी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन बेसिकली अगर आपको लेना है तो ये रेफरल कोड इस्तेमाल कीजिए mreena10, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस भी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा अनअकैडमी ने अभी 29 दिसंबर से कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। जो भी स्टूडेंट 2022-23 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। मिशन 2022, एक्सपीडिशन 2022, मिशन 2023, एक्सपीडिशन 2023, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप 1 साल और उससे ज्यादा का जीएस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको 20 बुक्स भी प्रोवाइड करता है, जो कि तैयार की गई है हमारे यूपीएससी एक्सपर्ट के द्वारा, जिनमें 100% सिलेबस को कवर किया है। और ये जो बुक्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्लास को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, लेट्स क्रैक इट।